आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। प्रज्ञा ठाकुर को कोई एक नजर में देखे तो उनके वेशभूषा को देखकर उन्हें साध्वी ही कहेगा। मालेगांव ब्लास्ट का आरोप झेल रही साध्वी प्रज्ञा की बस यही एक पहचान नहीं, बल्कि उनका व्यक्तित्व एक सशक्त नारी का है जिसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साध्वी के बाल भले ही लड़कियों की तरह लंबे नहीं हैं और वो भले ही लड़कियों की तरह सुंदर पोशाक नहीं पहनती और भगवा वस्त्र धारण करती हैं, वो भले ही गहनों की जगह रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं पहनती हैं और माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सन्यास का जो तेज है वो उन्हें एक अलग ही व्यक्तित्व में ढाल देता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भोपाल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और तब से ही वो सुर्खियों में हैं। उमा भारती और योगी आदित्यनाथ एक बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने वैराग्य के साथ राजनीति में कदम रखा है, लेकिन साध्वी के राजनीति में कदम रखने पर इतना बवाल क्यों, इस पर विचार करें। उससे पहले हम आपको साध्वी प्रज्ञा के बारे में, उनके जीवन के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में 1971 में जन्मी प्रज्ञा ठाकुर के पिता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह एक जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो मरीजों के इलाज के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। वो हर दिन भागवत गीता का पाठ करते थे। जब प्रज्ञा बच्ची थी तब से ही उन पर पिता के काम और गीता पढ़ने से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई। प्रज्ञा के पिता आरएसएस से जुड़े थे, जिससे प्रज्ञा में भी हिंदुत्व और राष्ट्रीय भक्ति का भाव और प्रबल होने लगा। प्रज्ञा धीरे धीरे बड़ी हुई और इसके साथ ही हिंदू दर्शन में उनकी रुचि भी बढ़ती चली गई। इसके बाद वो आध्यात्म की दुनिया में दस्तक देने लगी। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी ही वो मोटरसाइकिल चलाती थी और लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करने के गुरु सिखाती थी। इसके अलावा वो विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य भी रही। साध्वी ने भिंड के लाहार कॉलेज से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की। धीरे धीरे उनकी पहचान एक मुखर वक्ता के रूप में होने लगी। साध्वी को कोई आध्यात्म और हिंदुत्व पर शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता था और वो चाहती थी कि युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को भर दें। तीखे तेवर और राष्ट्रवाद पर उनके भड़काऊ भाषण उन्हें अखबारों की सुर्खियों में जगह देने लगे और विवादों में घेरने लगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुई और बोलने की कला ने उन्हें एक सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान दे दी। शुरुआत में प्रज्ञा के भाषणों का प्रभाव भोपाल, देवास, जबलपुर और इंदौर के लोगों पर खूब हुआ। प्रज्ञा अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने लगी और राजनीतिक तौर पर भी उन्हें महत्वता दी जाने लगी। फिर एक दिन अचानक ही प्रज्ञा विश्व हिंदू परिषद छोड़कर साध्वी बन गई। उन्होंने बेहद छोटी सी उम्र में वैराग्य और संन्यास धारण तो कर ही लिया था। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा अब सार्वजनिक तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करने लगी। प्रज्ञा जब साध्वी बन गई तो कई संतों के संपर्क में आई और प्रवचन देना शुरू कर दिया। साध्वी ने धार्मिक नगरी उज्जैन सहित अन्य शहरों में अपने प्रवचन दिए। इसके बाद वो मध्य प्रदेश को छोड़ सूरत चली गई और उसे अपनी कर्म भूमि बना ली। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने सूरत में ही अपना एक आश्रम बनाया और वहीं अपने परिवार को लेकर रहने लगी। प्रज्ञा से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात है जिसे आपको भी जानना चाहिए। दरअसल बात यह है कि प्रज्ञा ने भले ही एक साध्वी का वेश धारण कर लिया, लेकिन वो है तो एक स्त्री ही जिसे किसी पुरुष ने अपना दिल दे दिया। हुआ ये कि प्रज्ञा गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार करने लगी और उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ एकत्र हुआ करती थी। चुनाव का ऐसा ही एक वक्त था जब बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को अपना स्टार प्रचारक घोषित करते हुए प्रचार की कमान उनके हाथों में थमा दी। जब प्रज्ञा एक भाषण दे रही थी तब उनके भाषण से तत्कालीन बीजेपी एमएलए सुनील जोशी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें दिल ही दे बैठे। इतना ही नहीं, सुनील जोशी ने साध्वी प्रज्ञा के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा, जिसे प्रज्ञा ने तुरंत ठुकरा दिया। तब प्रज्ञा ने शादी के प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो देश सेवा के लिए बनी है और इसी के लिए उन्होंने संन्यास लिया। ऐसा कहा जाता है कि मालेगांव ब्लास्ट में जब प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था तो सुनील जोशी ने इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन की योजना बना ली। वो बात अलग है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी मंजूरी नहीं दी। मालेगांव ब्लास्ट, जी हाँ, यही वो घटनाक्रम था जिसने प्रज्ञा के जीवन को बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा मामला था जिसने साध्वी को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया।
जिस साध्वी के भाषण को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हुआ करते थे, अब उन्हें आतंकवाद और हत्या के आरोपी के तौर पर देखा जाने लगा। यहीं से उनके जीवन को ढलान का सामना करना पड़ा। साध्वी के इन बुरे दिनों के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मालेगांव ब्लास्ट का पूरा घटनाक्रम क्या है। हुआ ये कि 29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान मालेगांव में नमाज अदा कर लोग निकल ही रहे थे कि दोहरा बम धमाका हुआ और इसकी चपेट में आने से 7 लोगों की जान चली गई। कई दिनों तक मालेगांव धमाके के मामले में जांच चलती रही। रोज नए खुलासे की खबरें आने लगी। इस धमाके के लिए हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोगों को जिम्मेदार माना जाने लगा और इन्हीं लोगों में एक नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी था। प्रज्ञा ठाकुर को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया। साध्वी पर मालेगांव ब्लास्ट का आरोप तो था ही, इसके अलावा उन पर सुनील जोशी की हत्या का भी आरोप जड़ दिया गया। जानने वाले बताते हैं कि प्रज्ञा ने सुनील जोशी की हत्या इस वजह से करवा दी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सुनील मालेगांव ब्लास्ट का राज न खोल दे। इतना ही नहीं, NIA ने भी अपनी जांच में पाया कि सुनील का प्रज्ञा के प्रति आकर्षण ही उनकी हत्या की वजह बन गई। 29 दिसंबर 2007 को संघ के पूर्व प्रचारक सुनील जोशी को चूना खदान में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल RSS के पूर्व प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में देवास न्यायालय ने साल 2017 में निर्णय सुनाया और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 8 आरोपियों हर्षद सोलंकी, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, आनंद राज कटारिया, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और जितेंद्र शर्मा को दोष मुक्त घोषित कर दिया गया। जब कोर्ट ने हत्या के इस मामले में साध्वी को बरी किया, उस वक्त साध्वी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। जहां तक मालेगांव ब्लास्ट की बात है तो शुरुआती जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा को 24 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कई आरोप लगाए गए। ये ब्लास्ट मोटरसाइकिल के जरिए किया गया। आरोप है कि जिस मोटरसाइकिल को विस्फोट के लिए इस्तेमाल लाया गया था उसे साध्वी प्रज्ञा ने अपने करीबी रामचंद्र उर्फ रामजी काल सांगरा को मुहैया कराई थी। काल सांगरा अब तक फरार ही हैं। आरोप है कि बम धमाके के आरोपियों के साथ साध्वी प्रज्ञा की फोन पर बातचीत रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा धमाके से पहले सभी आरोपियों की भोपाल में एक मीटिंग हुई जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी शामिल थी और इन्हीं आरोपों के तहत महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव बम धमाके की मुख्य साजिशकर्ता मानता है। इन आरोप के तहत वो 9 सालों तक जेल में बंद रही, मगर जांच में देरी की वजह से साल 2011 में इस केस की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के हवाले कर दी गई, जिसके बाद साल 2016 में NIA ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस केस में क्लीन चिट दे दी गई थी। NIA ने अपनी जांच के बाद कहा कि उसने सबूतों का फिर से परीक्षण किया और पाया कि विस्फोट में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी, लेकिन बीते 2 साल से उसका इस्तेमाल रामजी काल सांगरा ही कर रहा था और इस तरह से प्रज्ञा सिंह का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा दूसरे बयान और गवाह भी अपनी बात से मुकर गए। ऐसे में प्रज्ञा सिंह के खिलाफ केस ही नहीं बनता। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट का कहना है कि गवाहों के बयानों को केवल जमानत की अर्जी के लिए आधार माना गया है, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने NIA की स्पेशल कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि उनको इस केस में बरी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से इनकार करते हुए 27 सितंबर 2017 को अदालत ने कहा कि ब्लास्ट के दौरान जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो RTO रिकॉर्ड के तहत प्रज्ञा सिंह के नाम पर है। बताया जाता है कि प्रज्ञा ठाकुर को केस में बरी ना करने का फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि ब्लास्ट के दूसरे आरोपियों के साथ भोपाल में हुई एक बैठक में साध्वी भी थी। मौजूदगी के बारे में दूसरे गवाहों ने बताया था। प्रज्ञा ठाकुर पिछली बार 30 अक्टूबर 2018 को व्हील चेयर के जरिए अदालत में पेश हुई थी, तब उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। उस वक्त भी प्रज्ञा ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो दोषी नहीं है। साथ ही ये भी कहा था कि उन पर कांग्रेस ने साजिश के तहत आरोप लगाए थे। हाल ही में अपनी जमानत अर्जी में प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। मेडिकल रिपोर्ट के जरिए भी कोर्ट को बताया गया कि वो बेहद कमजोर हो गई हैं और बिना सहारे के चल भी नहीं सकती।
तो ये तो थी साध्वी प्रज्ञा के पूरे जीवन के अब तक की कहानी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।